हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। तो दोस्तों, मेरा नाम है कीरा चौहान। गाइस, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं घटना चक्र दृष्टि 2021 की सीरीज चली, जो करंट अफेयर्स की सीरीज है सितंबर 2020 से सितंबर 2021, पूरे एक साल की। गाइस, इसमें अब हम करेंगे वैज्ञानिक परिदृश्य, जिसके 2 पार्ट हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे इस बुक का पार्ट नंबर 8। ठीक है गाइस, 12 दिन में हमें इसे किसी तरह से कंप्लीट करना है। 9th डे चल रहा है गाइस, 12 दिन में मेरी कोशिश रहेगी ये कंप्लीट हो। चलिए गाइस, पहले हम देख लेते हैं सिलेबस क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं राष्ट्रीय परिदृश्य जो हम कर चुके हैं, फिर विधिक परिदृश्य भी हम कर चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य हो चुका है, आर्थिक वैज्ञानिक परिदृश्य हमारा चल रहा है, जो कि आज खत्म हो जाएगा, मतलब इस वाली वीडियो में खत्म हो जाएगा। फिर हम उत्तर प्रदेश विशेष करेंगे, वो भी आज ही कंप्लीट कर लेंगे, संक्षिप्तियाँ आज ही स्टार्ट कर देंगे। फिर उसके बाद सिर्फ और सिर्फ कितना बचेगा, हमारा खेल परिदृश्य। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक किया करिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। फिर देखिए, इसमें हम जो कर चुके थे उससे आगे का ही देखेंगे अब दोस्तों। तो यहाँ पे क्या लिखा है, फिशिंग कैट यानी कि चिल्का झील की एम्बेसडर लिखा है। 8 अक्टूबर 2020 को चिल्का झील विकास प्राधिकरण ने फिशिंग कैट को क्या है, एम्बेसडर यानी कि राजदूत का दर्जा दिया है। प्राधिकरण के अनुसार फिशिंग कैट एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून और भारत की सबसे पुरानी रामसर स्थित चिल्का झील की क्या है, राजदूत होगी। और ये जो है, ये प्रयास आपका फिशिंग कैट के संरक्षण में सहायक होगा। और ये फिशिंग कैट भारत में एकमात्र जंगली बिल्ली की जो है आपकी प्रजाति है, और ये जो चिल्का झील के आसपास पाई जाती है। द फिशिंग कैट प्रोजेक्ट और फिशिंग कैट कंजर्वेशन आपका अलायंस की भारतीय शाखा द्वारा हाल ही में संपन्न एक अध्ययन के अनुसार फिशिंग कैट ज़्यादातर झीलों की उत्तर और उत्तर पूर्वी दलदलीय भूमि में पाई जाती है। नेक्स्ट है गाइस आपका स्थायी जैविक प्रदूषकों पर प्रतिबंध। तो इसमें लिखा है 7 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में क्या चिरस्थायी जैविक प्रदूषण पर स्टॉकहोम अभिसमन के तहत सूचीबद्ध 7 रसायनों को प्रतिबंधित करने की अभिपुष्टि की गई है। गौरतलब है कि ये रसायन जो है स्टॉकहोम अभियान के अंतर्गत पहले से ही चिरस्थायी जैविक प्रदूषण के रूप में जो है सूचीबद्ध है। और ये रसायन कौन कौन से हैं गाइस, हम देखते हैं। तो ये रसायन है आपका क्लोरोडिकोन, फिर हेक्सा बोमोबाइफेनिल, फिर हेक्सा बोमोबाइफेनिल ईथर एंड क्या हेप्टा बोमो डाइफेनिल ईथर, और फिर उसके बाद है टेट्रा बोमो डाइफेनिल ईथर और पेंटा बोमो डाइफेनिल ईथर यानी कि BDE, और उसके बाद है पेंटा क्लोरोबेंजीन, फिर आपका है हेक्सा ब्रोमो साइक्लोडोडीकेन, और फिर है हेक्सा क्लोरो ब्यूटाडिएन। ठीक है, ये सारे हैं आपके, कितने हैं, 5 6 7 हैं टोटल। तो फिर लिखा है चिरस्थायी जैविक प्रदूषक कार्बन आधारित रासायनिक पदार्थ है, और ये काफ़ी लंबे समय तक क्या है, वायुमंडल में रहते हैं। तो चिरस्थायी जैविक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम अभिसमन मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को लंबे समय तक क्या है, वायुमंडल में रहने वाले रासायनिक प्रदूषक पदार्थों से हानिकारक प्रभाव से बचाने हेतु की गई क्या एक वैश्विक जो है क्या है, संधि यानी कि ग्लोबल ट्रीटी है। तो 22 मई 2021 को स्टॉकहोम में इस अभिसमन को जो है अंगीकृत किया गया है, और 7 मई 2004 को इसे लागू किया जाएगा। ठीक है, लागू किया, ठीक है, हुआ है ये। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र। तो 6 अक्टूबर 2020 को आयोजित ब्लू फ्लैग इंटरनेशनल जूरी की बैठक में वर्ष 2020-21 सत्र हेतु जो है दक्षिण गोलार्ध के 157 स्थलों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। इन स्थलों में क्या, कैरेबियन, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका एंड हिंद महासागर क्षेत्र में 9 देशों के 126 समुद्री तट और 16 बंदरगाह और 15 पर्यटन नौकाएं शामिल हैं। अब तक विश्व के 49 देशों में 4,820 स्थलों को ब्लू फ्लैग जो है प्रमाण पत्र प्रदान किया जा चुका है, और ये जो है पहला प्रयास है जब भारत और चिली के समुद्री तट को जो है ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। ठीक है, फिर इसमें लिखा है अक्टूबर 2020 में UNEP और UNWTO, यूनेस्को, FEE जैसे संगठनों के प्रतिनिधियों से लैस अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग जूरी द्वारा भारत के 8 समुद्री तट को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। फिर इसमें लिखा है 5 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित भारत के जिन 8 समुद्र तटों को यह जो उपलब्धियां प्राप्त हैं वो कौन कौन से। एक है शिवराजपुर यानी कि आपका द्वारिका गुजरात में है, घोगला जो है द्वीप में आपका, जो दमन द्वीप वाला द्वीप है वो वाला, और फिर है कासरकोट जो आप कर्नाटका में, पदुबिद्री कर्नाटका में, कप्पड़ केरल, फिर है आपका ऋषिकोंडा आंध्र प्रदेश,
फिर है गोल्डनपुरी उड़ीसा में, और फिर है राधानगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो भारत को ये उपलब्धि पहले प्रयास में ही मिली। कहता है कि अभी तक किसी देश के 8 समुद्री तटों को एक साथ ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, और भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला देश है जिसने केवल 2 वर्ष के प्रयासों के पश्चात ही यह उपलब्धि हासिल कर लिया। और भारत के ब्लू फ्लैग समुद्र तट शून्य अपशिष्ट और शून्य प्रदूषण की अवधारणा के आधार पर विकसित किया गया है। और 21 सितंबर 2021 को केंद्रीय पर्यावरण और वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारत के 2 और समुद्री तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। फिर इस प्रकार भारत में ब्लू फ्लैग समुद्री तटों की संख्या कितनी 10 हो गई है। 2 नए कौन कौन से, कोवलम तमिलनाडु और आपका है इडेन पुडुचेरी। फिर लिखा इसके साथ ही जो है पूर्व नामांकित भारत के 8 ब्लू फ्लैग समुद्री तटों को क्या है दोबारा प्रमाण भी दिया गया है। फिर कहता है कि ब्लू फ्लैग समुद्री तटों, बंदरगाहों और नौका पर्यटन संचालकों को प्रदान किए जाने वाले विश्व के सर्वाधिक मान्यता प्राप्त इको लेबल में से एक है। कहता है कि ब्लू फ्लैग समुद्री तट जो है विश्व के सबसे स्वच्छ समुद्री तट समझे जाते हैं। फिर नेक्स्ट हम आएगा यहाँ पे फिशिंग कैट। ओके सॉरी दोस्तों, ये वही सेम पेज है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। यहाँ है रक्षा विज्ञान, तो इसमें लिखा है INS ध्रुव की तैनाती। तो इसमें लिखा है 10 सितंबर 2021 को विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड भारतीय नौसैनिक पोत ध्रुव को क्या है आधिकारिक रूप से सेवा में सम्मिलित किया गया है। तो INS ध्रुव भारत का पहला मिसाइल का पता लगाने वाला एक समुद्री निगरानी पोत है, ठीक है। तो इस प्रकार भारत ऐसी नौ सैन्य क्षमता से लैस चुनिंदा देशों में केवल, जैसे कि चुनिंदा देश जैसे कि अमेरिका है, रशिया, चीन, फ्रांस और उसके बाद भारत है। उल्लेखनीय है कि इस पोतों को क्या VC-11184 कोड नाम से जो है विकसित किया गया है। फिर इसमें है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है, मतलब सरफेस से आप स्टार्ट मारते हो और कहाँ एयर में मारते हो, ठीक। तो 9 सितंबर 2021 को DRDO ने भारतीय वायुसेना को मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली क्या है मिसाइल MRSAM प्रणाली की पहली इकाई वायुसेना स्टेशन जैसलमेर राजस्थान को सौंपी। इस मिसाइल प्रणाली का विकास DRDO और IAI यानी कि इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के प्रयासों से किया गया है। और इसमें क्या लिखा है कि ये मध्यस्थ दूरी पर किसी भी लक्ष्य यथा एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, एंटी शिप मिसाइल, UAV, ठीक है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल को ध्वस्त करने के लिए सक्षम है। फिर इसमें लिखा है 4.5 मीटर लंबी, ठीक है, 2 मैक की गति वाली ये मिसाइल जो है 70 किलोमीटर तक जो है मार्क कर सकती है, यानी कि किसी को मार सकती है, किसी मिसाइल या किसी भी वस्तु को मार सकती है। जैसे इसमें क्या याद रखना है, कितने मैक की स्पीड से चलती है, 2 मैक की स्पीड से, और आपको ये याद रखना है 70 किलोमीटर तक। अब फिर लिखा है हंस NG नई पीढ़ी का क्या है प्रशिक्षक विमान है। तो 3 सितंबर 2021 को हंस NG, ठीक है, मतलब न्यू जनरेशन विमान की प्रथम उड़ान जो है सफलतापूर्वक संपन्न होती है। अब बेंगलुरु स्थित HAL एयरपोर्ट से उड़ान भरने के उपरांत जो है विमान ने 80 नॉट की गति से जो है 4000 फीट की ऊंचाई प्राप्त की। और इस विमान का विकास जो है CSIR की एक संगठित प्रयोगशाला यानी कि CSIR राष्ट्रीय क्या लिखा है वांतरिक्ष प्रयोगशाला, देखिएगा इसे है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी बेंगलुरु द्वारा किया गया है। और हंस NH एक 2 सीटों वाला क्या है प्रशिक्षण विमान है। और ये इसका हंस NH का प्रसंस्करण है उन्नत, ठीक है। फिर लिखा है हंस विमान की जो प्रथम उड़ान है वो 1993 में संपन्न हुई थी। और फिर इसमें है कि इसकी विशेषताओं में एक क्या है आरामदायक कैबिन के साथ क्या है ग्लास कॉकपिट शामिल है। फिर लिखा है हमारा चैफ प्रौद्योगिकी। तो 9 अगस्त 2021 को DRDO द्वारा भारतीय वायुसेना में लड़ाकू विमानों को दुश्मन के रडार से बचाने हेतु जो आपका चैफ प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का विकास किया गया है। और जोधपुर स्थित DRDO की जो पुणे DRDO की रक्षा प्रयोगशालों ने DRDO पुणे स्थित उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला के सहयोग से उन्नत चैफ सामग्री और चैफ कार्ट्रिज 118I को विकसित किया गया। इस तकनीक में विमान की सुरक्षा हेतु क्या है काउंटर मेजर डिस्पेंसिंग सिस्टम मतलब CMDS का उपयोग किया गया है। और ये इंफ्रारेड और क्या है
रडार खतरों के लिए निष्क्रिय जैमिंग प्रदान करता है, यानी कि ये पकड़ में नहीं आएगा जल्दी किसी के। अब वैसे यहाँ पे है आकाश एनजी मिसाइल का सफल परीक्षण। तो डीआरडीओ ने 21 जुलाई 2021 को तथा पुनः 23 जुलाई 2021 को उड़ीसा तट स्थित चांदीपुर की एकीकृत परीक्षण रेंज से सतह से हवा में मार करने वाली नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल यानी कि आकाश एनजी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ध्यान रखें कि 25 जनवरी 2021 को आकाश एनजी मिसाइल की जो है प्रथम सफल परीक्षण किया गया था और डीआरडीओ द्वारा यह परीक्षण डीआरडीओ द्वारा बीडीएल और बीईएल के संयुक्त दल द्वारा भारतीय वायुसेना के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया गया। फिर आकाश एनजी जो नई पीढ़ी की मिसाइल है उसका, और क्या है, आकाश आईएस श्रृंखला की मिसाइल है। और फिर लिखा है ये मिसाइल दोहरे प्लस ठोस ईंधन रॉकेट मोटर, एक कनस्तरकृत लॉन्चर और एक AESA, तो इसमें है एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे रडार से युक्त है ये। तो वैसे इतना तो ये नहीं पूछा जाएगा। फिर इसमें लिखा है कि यहाँ परंपरागत आकाश मिसाइल का जो वजन है वो है 720, ये भी नहीं पूछा जाएगा। फिर लिखा है नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का जो वजन है ये भी नहीं पूछा जाएगा गाइस, सर आप देख लीजिए। आकाश एनजी मिसाइल की एक प्रमुख विशेषता इसमें संलग्न अत्याधुनिक रॉकेट मोटर है। तो जहाँ परंपरागत जो आकाश मिसाइल है वो पुरानी रैमजेट मोटर से लैस है, वही जो आपकी नई वाली है वो क्या है, द्विप्लस ठोस रॉकेट मोटर लगी हुई है इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है आकाश एनजी मिसाइल जो है 80 किलोमीटर दूर तक स्थित शत्रु के जो लड़ाकू विमान है उसको चिन्हित कर सकती है। और ये जब शत्रु का लड़ाकू विमान 50 किलोमीटर की दूरी पर होता है तो आकाश एनजी मिसाइल को जो है लॉन्च कर दिया जाता है। ठीक है, जो मात्र 1 मिनट में जो है 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है और लक्ष्य को ध्वस्त कर देती है। फिर इसमें लिखा है 2014 में भारतीय वायुसेना ने तथा 2015 में भारतीय थल सेना को ये क्या है, इसमें ये क्या होता है, शामिल होता है। प्रकाश प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण की बात करेंगे तो इसमें लिखा है 27 सितंबर 2021 को डीआरडीओ द्वारा आकाश मिसाइल के नए संस्करण आकाश प्राइम का उड़ीसा तट पर क्या है, चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज से सफल परीक्षण किया गया। तो गाइस आप याद रखिएगा कि अधिकतर ये यहाँ से होते हैं। ठीक है, 2-3 नाम है, ज़्यादा नहीं है। तो इसमें लिखा है इस मिसाइल ने क्या है, परीक्षण के दौरान एक मानव रहित हवाई लक्ष्य को क्या है रोक कर उसे क्या है नष्ट कर दिया। और फिर आकाश प्राइम को इसकी सटीकता में सुधार के लिए एक स्वदेशी सक्रिय रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर से लैस किया गया है। और फिर लिखा है उच्च ऊंचाई पर कम तापमान वाले वातावरण में अधिक विश्वसनीय प्रदर्शन लाने के लिए क्या है, अनुसुधार भी किए गए। फिर लिखा है MP-80GM का सफल परीक्षण। तो 21 जुलाई 2021 को डीआरडीओ ने मानव द्वारा MP-80GM मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। मानव द्वारा वहनीय लॉन्चर से प्रक्षेपित किया जा सकता है इसको। इस परीक्षण के तहत मिसाइल में लक्षित टैंक पर सीधा हमला किया और उसे पूर्ण परिशुद्धता के साथ ध्वस्त कर दिया। फिर इसने कहा है कि ये जो हमने स्वदेश विकसित है और कम वजनी यानी कि 15 किलोग्राम से कम है और दागे और भूल जाओ श्रेणी में आती है। मतलब ये नहीं है कि आपको इसको लक्ष्य की तरफ बार बार देखना पड़ेगा, आप एक बार उसे क्या करें लॉन्च करिए और उसके बाद वो क्या अपनी लक्ष्य की तरफ ही जाता जाएगा। फिर इस मिसाइल की मारक दूरी कितनी है गाइस, 2.5 किलोमीटर है। और ये मिसाइल लघुकृत इंफ्रारेड इमर्जिंग सीकर और अत्याधुनिक एवियोनिक्स से युक्त है, जो क्रमशः लक्ष्य की पहचान करने और मिसाइल को दिशा निर्देशित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डीआरडीओ और VEM टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने मिलकर इसका निर्माण किया है। तृतीय श्रेणी का इस मिसाइल का जो प्रथम परीक्षण कब हुआ था, 15 सितंबर 2018 को किया गया था। फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें लिखा है अग्नि-P यानी कि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण। तो इसमें लिखा है कि 28 जून 2021 को डीआरडीओ द्वारा उड़ीसा के बालासोर में स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से नई पीढ़ी के परमाणु क्षमता युक्त जो मध्यस्थ दूरी की आपकी बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि-P का सफल परीक्षण किया गया। और ये जो मिसाइल है उच्च स्तरीय सटीकता के साथ सभी मिशन उद्देश्यों को पूरा करते हुए अपने निर्धारित लक्ष्य को भेदने में सफल रही। ठीक है, अग्नि-P अग्नि श्रेणी के सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का क्या है, अत्याधुनिक संस्करण है। कितने किलोमीटर तक ये मार कर सकती है, 1000 से 2000 किलोमीटर तक। ये क्या है, कनस्तरकृत मिसाइल है जिसे रोड और रेल प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। और
इसमें 4000 किलोमीटर के पास यानी कि रेंज वाली जो अग्नि 4 और 5000 किलोमीटर पास वाली अग्नि 5 मिसाइल में प्रयुक्त जो प्रौद्योगिकी है उसका प्रयोग किया गया है। फिर इसमें कई उन्नत प्रौद्योगिकी जैसे कंपोजिट रॉकेट मोटर, रिंग, लेज़र, गायरोस्कोप आधारित इनर्शियल नेविगेशन प्रणाली और माइक्रो नेविगेशन प्रणाली आदि का समावेशन है। और इसमें ये क्या है, आपकी एक द्विचरणीय मिसाइल है और इसका वजन कितना है 23 से लेकर 25 टन है। और ये जो है आपकी अग्नि-P को चीन की DF-21D पोतरोधी बैलिस्टिक मिसाइल के समकक्ष देखा है। उल्लेखनीय है कि DF-21D मिसाइल पारंपरिक वार हेड के साथ 1500 किलोमीटर की दूरी तक हमला कर सकती है। ठीक है, अब इसमें लिखा है कि आपकी INS राजपूत सेवा मुक्त हो गई। तो 21 मई 2021 को भारतीय नौसेना के पहले विध्वंसक पोत यानी कि INS राजपूत को सेवा मुक्त कर दिया गया है, मतलब ये रिटायर हो चुका है, अब ये काम नहीं आएगा। तो इसमें लिखा है INS राजपूत को विशाखापट्टनम स्थित नौसैनिक पोत से कार्यमुक्त किया गया है। और इसका निर्माण तत्कालीन किसने किया था, USSR में हुआ था। ठीक है, जब वहाँ रिटायर हो गया तो हमने ले लिया, अब यहाँ भी रिटायर हो चुका है। तो इसका मूल जो है रूसी नाम क्या था, नादेजनी। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, जिसका अर्थ होता है आशा यानी कि होप। फिर इसमें लिखा है 4 मई 2080 को इसे भारतीय नौसेना के राजदूत श्रेणी के मुख्य जो है विध्वंसक पोत के रूप में तैनात किया गया। फिर INS राजपूत भारतीय थल सेना की राजपूत रेजिमेंट से संबंध होने वाला भारतीय नौसेना का पहला पोत भी था। और इस पोत का जो है आदर्श वाक्य क्या है, राज करेगा राजपूत था। ठीक है, फिर INS करंज नौसेना में शामिल हो गया। ठीक है, तो 10 मार्च 2021 को मुंबई स्थित नौसैनिक पौधगाह पर आयोजित एक समारोह में स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी कौन INS करंज को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। तो करंज भारतीय नौसेना हेतु निर्माणाधीन कलवरी श्रेणी की 8 पनडुब्बी की श्रृंखला की तीसरी पनडुब्बी है। ठीक है, गाइस कौन सी श्रेणी चल रही है हमारी, कलवरी। तो उसमें हमें कितनी बनानी, टोटल 8, जिसमें ये छठी 6 पनडुब्बियों की श्रृंखला, मतलब हमें कितनी बनानी है, 6 बनानी है, जिसकी ये तीसरी पनडुब्बी है यानी कि समरी। फिर लिखा ये एक डीजल इलेक्ट्रॉनिक स्टील पनडुब्बी है जो रडार से बचकर निकल सकती है, मतलब इसे रडार भी पकड़ नहीं सकता। इसकी लंबाई लिखी है यहाँ पे, इसकी ऊंचाई लिखी है, इसका जो वजन लिखा है, तो वजन देख लीजिए आप कितना है, 1565 टन है। ठीक है, अब इसमें लिखा है ये स्थायी रूप से चुंबकीय प्रणोदक मोटर से लैस है जो जल मग्न स्थिति में जो है 20 नॉट यानी कि 37 किलोमीटर प्रति घंटा और जल की सतह पर जो है 12 नॉट यानी कि 22 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकती है। और भारतीय जो नौसेना है उसकी योजना के अनुसार स्कॉर्पियन श्रेणी की सभी 6 पनडुब्बियों को वायु स्वतंत्र प्रणोदक प्रणाली से लैस है। और उल्लेखनीय है कि मुंबई स्थित माझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा फ्रांस के मेसर्स नेवल ग्रुप के सहयोग से प्रोजेक्ट 75 के तहत कलवरी श्रेणी की 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है। तो ये याद रखिएगा गाइस, ये डीजल इलेक्ट्रॉनिक पनडुब्बी फ्रांस के स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी पर आधारित है। ठीक है, किस पे, स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी पर। तो 6 पनडुब्बियाँ कौन कौन सी, कलवरी हो गई आपकी, खंदेरी है, करंज है, वेला, वागीर है और आपकी वागशीरा है। फिर इसमें लिखा है स्कॉर्पियन श्रेणी की पहली पनडुब्बी कौन सी है, INS कलवरी। ठीक है, इसे 2017 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। और श्रेणी की दूसरी पनडुब्बी कौन सी है, INS खंदेरी। और ये 2019 में इसको भारतीय नौसेना में जो है शामिल किया गया था। वैसे हम तीसरी कौन सी पढ़े हैं, INS करंज। ठीक है, ये हो चुकी है, ये 17 में हो चुकी है, ये 19 में भारतीय नौसेना को दी जा चुकी है और ये 2021 में दी जा चुकी है करंज। ठीक है, तो आगे भी 3 बची हैं, ये थर्ड वाली थी। अब लिखा है मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन मार्क 1A। तो इसमें लिखा है 14 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में आयोजित एक समारोह में मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन मार्क 1A को भारतीय नौसेना को सुपुर्द किया गया। इस टैंक का निर्माण DRDO की चेन्नई स्थित प्रयोगशाला कॉम्बैट व्हीकल एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा किया गया है। और जो ये इसका निर्माण 15 अकेडमी संस्थाओं, 8 लैबोरेटरी और कई सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग की हेल्प से किया गया है। और इसमें लिखा है MBT अर्जुन मार्क 1A टैंक को इसके पूर्व संस्करण MBT अर्जुन मार्क 1
में 14 विशिष्ट सुधार करके तैयार किया गया है। मतलब पहले ये बना था, उसके बाद हमारा ये वाला आता है दूसरा वाला। अब लिखा है मार्क जो है 1A संस्करण स्वदेशी रूप से विकसित फिन स्टेबलाइज्ड आर्म्स पियर्सिंग डिस्कार्ड्स सैबोट प्रणाली से लैस है। इसमें लिखा है FSAPDS प्रणाली गोला बारूद को तीव्र गति ऊर्जा के साथ जो है फेंकने में सक्षम प्रौद्योगिकी है। इस टैंक को खास रेगिस्तानी इलाकों में के लिए जो है तैयार किया गया है। इसका अत्यधिक वजन इसे पहाड़ी क्षेत्रों में स्थापित करने में जो है बाधक है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा असमी स्वदेशी पिस्तौल। 13 जनवरी 2021 को असमी नामक पिस्तौल को भारतीय थल सेना के इनोवेशन डिस्प्ले इवेंट में जो है प्रदर्शित किया गया। भारत की पहली स्वदेशी 9mm मशीन पिस्तौल का जो संयुक्त रूप से DRDO द्वारा तथा भारतीय थल सेना द्वारा विकास किया गया। इस मशीन पिस्तौल को इसमें लिखा है कि इन्फेंट्री स्कूल महू और DRDO के प्रयोगशाला आयुध अनुसंधान और विकास संस्थान पुणे द्वारा जो है डिज़ाइन एंड विकसित किया गया है। फिर आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इस पिस्तौल का विकास और निर्माण कार्य केवल 4 महीने के भीतर किया गया और पिस्तौल का नाम क्या है, असमी रखा गया, जिसका अर्थ क्या होता है, गौरव, आत्मसम्मान और कठिन परिश्रम। तो ये मशीन पिस्तौल 9mm गोली दाग सकती है और ये मशीन पिस्तौल क्या है, इजराइल की उजी श्रृंखला की जो बंदूक है उसके समकक्ष है और 100 मीटर की दूरी तक ये जो है मतलब अपने लक्ष्य को भेज सकती है। कितने मीटर? 100 मीटर तक। फिर लिखा है मिशन सागर 3। तो 29 दिसंबर 2020 को भारतीय नौसेना को क्या INS किल्टान 15 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री लेकर कंबोडिया के सिहानो कबीले बंदरगाह पर पहुंचा और इसके पूर्व जो है 25 दिसंबर 2000 को INS किल्टान 15 टन राहत सामग्री लेकर वियतनाम के हो ची मिंट सिटी के नहारोंग बंदरगाह पर पहुंचा। ठीक है, भारत सरकार द्वारा संचालित मिशन सागर के तृतीय चरण के अंतर्गत बाढ़ प्रभावित कंबोडिया और वियतनाम को सहायता और राहत सामग्री प्रदान की गई। कौन कौन सी? कंबोडिया को और वियतनाम को। तो लिखा है मिशन सागर 3 भारत सरकार द्वारा संचालित मिशन सागर का ही क्या है, विस्तार है और मिशन सागर के अंतर्गत भारत सरकार प्राकृतिक आपदाओं और कोविड-19 महामारी से निपटने में मित्र राष्ट्रों की सहायता प्रदान कर रही है। यहाँ लिखा है 10 मई 2020 को प्रारंभ किए गए मिशन सागर के अंतर्गत भारत सरकार ने हिंद महासागर क्षेत्र के तटवर्तीय देश यानी कि मालदीव, मॉरिशस, मेडागास्कर, कोमोरोस, सेशल्स को चिकित्सा और खाद्य सामग्री जो है प्रदान की है और मिशन सागर के प्रथम चरण में भारतीय नौसेना पोत INS केसी की सेवा ली गई और नवंबर 2020 को प्रारंभ मिशन सागर के दूसरे चरण में सूडान, दक्षिणी सूडान, जिबूती और इरिट्रिया को खाद्य सहायता प्रदान की गई है और मिशन सागर भारत के रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, अन्य एजेंसियों के साथ भारतीय नौसेना के समन्वय द्वारा संचालित है और ये मिशन भारत सरकार के क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा एवं समृद्धि दृष्टिकोण पर आधारित है। फिर लिखा है ICGS सक्षम का जो है जलावरण। तो 14 दिसंबर 2020 को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा ICGS सक्षम का जलावरण संपन्न हुआ। ICGS समक्ष समर्थ श्रेणी के 5 अपतटीय गश्ती पोतों की श्रृंखला का 5वां अंतिम पोत है, यानी कि बेंच 2 है। ठीक है, उल्लेखनीय है कि समर्थ श्रेणी के 8 अपतटीय गश्ती पोतों की श्रृंखला के दूसरे पोत बेंच 2 ICGS सुजीत को 15 दिसंबर 2020 को गोवा में भारतीय तट रक्षक बल में शामिल किया गया। समर्थ श्रेणी के अन्य पोत ICGS सचेत और ICGS सजग, ICGS सार्थक है। ICGS सजग को जो है आपका 29 मई 2021 को भारतीय तट रक्षक बल में शामिल किया गया। आगे है मिशन सागर 4। तो 22 मार्च 2021 को मिशन सागर 4 के अंक के रूप में भारतीय नौसेना पोत जलाश्व एहोआला बंदरगाह मेडागास्कर पहुंचा और इस पोत ने यहाँ 1000 मीट्रिक टन चावल तथा 1 लाख हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन टैबलेट की आपूर्ति की। तो इसके पूर्व मिशन सागर 1 के तहत मई-जून 2020 में भारतीय नौसेना ने मेडागास्कर को आवश्यक दवाओं की आपूर्ति की थी। तो मिशन सागर 4 के तहत INS जलाश्व 1000 मीट्रिक टन चावल की खेप के साथ जो है 14 मार्च 2021 को
अंजुअन बंदरगाह कहाँ पे, कोमोरोस पहुंचा। और मिशन सागर के तहत जो INS ऐरावत 10 तरल चिकित्सीय ऑक्सीजन कंटेनर की आपूर्ति हेतु 24 अगस्त 2021 को जकार्ता इंडोनेशिया के तांजुंग प्रियोंग बंदरगाह पहुंचा। तो नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे लिखा 30 अगस्त 2021 को INS ऐरावत जो है कोविड राहत सामग्री के साथ वियतनाम के हो ची मिन्ह सिटी बंदरगाह पहुंचा। और इसके बाद 3 सितंबर 2021 को मिशन सागर के तहत कोविड राहत सामग्री लेकर INS ऐरावत जो है थाईलैंड पहुंचा। और 2 सितंबर 2021 को भारतीय नौसेना का अप तटीय गश्ती पोत INS सावित्री 2 960 LPM मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट्स के साथ जो है चटकाव बांग्लादेश पहुंचा। उसके बाद हम बात करेंगे सिटमैक्स 20 की। तो 21 से 22 नवंबर 2020 के मध्य भारत, थाईलैंड और सिंगापुर के मध्य त्रिपक्षीय नौसैन्य अभ्यास सिटमैक्स 20 अंडमान सागर में संपन्न हुआ। तो ये जो है इस नौसैन्य अभ्यास का द्वितीय संस्करण था और इस अभ्यास के पहले संस्करण का आयोजन कब सितंबर 2019 में पोर्ट ब्लेयर में किया गया। तो इस नौसैन्य अभ्यास में भारतीय नौसेना, फिर रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी हो गया और फिर रॉयल थाई नेवी हो गया ने क्या है प्रतिभाग किया। ये 3 थे। तो इस अभ्यास में भारतीय नौसेना की तरफ से स्वदेश निर्मित पनडुब्बी युद्धपोत INS कारमोर्थ और निर्देशित मिसाइल से लैस INS कारमुक युद्धपोत ने प्रतिभाग यानी कि हिस्सा लिया और इस अभ्यास की मेजबानी सिंगापुर ने की है। फिर है आपका पिनाक रॉकेट प्रणाली का उन्नत संस्करण। तो 4 नवंबर 2020 को DRDO ने पिनाक रॉकेट प्रणाली के उन्नत संस्करण है उसका सफल परीक्षण किया है। और कहाँ से किया गया है, ये उड़ीसा तट के एक जगह है चांदीपुर, वहाँ से। और ये जो उन्नत संस्करण का विकास पुणे स्थित DRDO की प्रयोगशाला जो आपका है आयुध अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान और हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लैबोरेटरी ने मिलकर किया है। फिर परीक्षण के तहत एक के बाद एक 6 रॉकेटों को सफलतापूर्वक दागा गया। रॉकेट के इन उन्नत संस्करणों का निर्माण प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से मेसर्स इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड नागपुर द्वारा किया गया। फिर है पिनाक रॉकेट प्रणाली के इस उन्नत संस्करण में अधिक मारक दूरी प्राप्त करने के लिए इसकी लंबाई जो है पूर्व के संस्करणों की तुलना में कम की गई है। क्या लंबाई कम कर दी। पिनाक रॉकेट यह उन्नत संस्करण वर्तमान में पिनाक 1 रॉकेट का स्थान लेगा। लिखा है पिनाक 1 मुक्त उड़ान वाली बहु रॉकेट लॉन्चर प्रणाली है। इस प्रणाली का विकास भारतीय थल सेना हेतु DRDO द्वारा किया गया। इस प्रणाली के तहत रॉकेट को मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से दागा गया और लॉन्चर सिर्फ 44 सेकंड में 12 रॉकेट दाग सकता है। तो भगवान शिव के जो धनुष है उनका नाम है पिनाक के नाम पर इसका नामकरण किया गया। और DRDO द्वारा विकसित पिनाक मार्क 1 यानी कि मार्क 1 जो है प्रणाली की क्षमता जो मारक क्षमता है वो कितनी 38 से 48 किलोमीटर है, जबकि पिनाक मार्क 2 की क्षमता कितनी है गई 60 किलोमीटर है। मार्क 2 का निर्देशन नेविगेशन नियंत्रण प्रणाली के से लेस कर क्या है निर्देशित पिनाक रॉकेट प्रणाली का विकास किया है जिसकी मारक दूरी कितनी 75 किलोमीटर तक है। अब लिखा है नाग मिसाइल का अंतिम परीक्षण 22 अक्टूबर 2020 को जो आपका DRDO द्वारा पोखरण फायरिंग रेंज में तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का अंतिम परीक्षण सफलतापूर्वक क्या होता है संपन्न हो जाता है। इस मिसाइल को नाग मिसाइल वाहक द्वारा प्रक्षेपित किया गया। इस मिसाइल को DRDO द्वारा दिन और रात दोनों स्थिति में जो है अत्यधिक सुदृढ़ दुश्मन टैंकों को निशाना बनाने के लिए विकसित किया गया। ये समग्र और प्रतिक्रियाशील कवच से लैस सभी मुख्य युद्धक टैंकों को नष्ट करने के लिए एक पैसिव होमिंग गाइडेंस उपकरण के साथ साथ दागों और भूल जाओ एवं उच्च हमले की क्षमता से लैस है। और इस परीक्षण के पूरे होने के बाद नाग मिसाइल का उत्पादन शुरू किया जा सकेगा। तो इस मिसाइल का उत्पादन DRDO भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा जो है आपका NAMICA के उत्पादन मेडक स्थित क्या ऑर्डिनेंस फैक्ट्री द्वारा किया जाएगा, मतलब आयुध निर्माणी द्वारा किया जाएगा। इसमें लिखा है स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल। तो इसमें लिखा है कि आपका
19 अक्टूबर 2020 को ओडिशा तट पर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज के स्वदेश निर्मित क्या स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल का परीक्षण किया गया और हवा से सतह में मार करने वाला ये मिसाइल जो है आपका DRDO द्वारा भारतीय वायुसेना के लिए विकसित किया गया है। और ये मिसाइल हेलिना का ही उन्नत संस्करण है। किसका? हेलिना का। हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड नाग का क्या है? उन्नत संस्करण है। ये चौथी पीढ़ी की दागो और गुलजाओ मिसाइल है और इस मिसाइल की जो मारक क्षमता है कितनी है? 15 से लेकर 20 किलोमीटर है, जबकि हेलिना की कितनी थी? 7 से 8 किलोमीटर थी। और नाग श्रेणी की यह मिसाइल की अपेक्षा, ये मिसाइल जो है आपके अन्य मिसाइल की अपेक्षा ये मिसाइल लंबी दूरी तक लक्ष्य को भेज सकती है। फिर इसके बाद लिखा है ब्रह्मोस का नौसैनिक संस्करण। 8 अक्टूबर 2020 को अरब सागर में भारतीय नौसेना के स्वदेशी रूप से निर्मित क्या है आपका स्टील्थ विध्वंसक युद्धपोत INS चेन्नई, ठीक है, से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। और 1 दिसंबर 2020 को पूर्व जो भारतीय नौसेना द्वारा बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के नौसैनिक संस्करण का सफल परीक्षण किया गया। फिर ब्रह्मोस मिसाइल को भारत के DRDO द्वारा और रूस के संयुक्त रूप से विकसित किया गया। इसका नाम भारत की जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसके और जो आपका मस्कवा जो कि आपकी रशिया की नदी है उसके नाम पे रखा गया ब्रह्मोस। तो ये क्या है? द्विचरणीय सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और इसे किसी भी मौसम में दिन या रात के समय थल, वायु और जल तीनों से जो है आपका तीनों प्लेटफॉर्म से प्रक्षेपित यानी कि लॉन्च किया जा सकता है। इसमें लिखा है ये इतने टन 2.5 टन वजन के साथ जो है आपका सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान पर तैनात होने वाली जो है सबसे भारी हथियार है। और इसमें लगा मूल रूप से इसकी जो मारक क्षमता है वो 290 किलोमीटर है, परंतु इसे 450 से 500 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। तो इसमें लगा INS चेन्नई मुंबई स्थित मझगांव शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा परियोजना 15A के तहत निर्मित निर्देशित मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत है। फिर आगे है स्वदेशी बूस्टर से युक्त ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण। तो 30 सितंबर 2020 को ओडिशा के बालासोर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से स्वदेशी बूस्टर और एयर फ्रेम सेक्शन के साथ ही कई अन्य भारत में निर्मित उप प्रणालियों से युक्त सतह से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया गया। ब्रह्मोस क्या है? लैंड अटैक क्रूज मिसाइल की अधिकतम गति जो है आपकी 2.8 मैक है और ये कितने इसकी जो मारक क्षमता है वो है 400 किलोमीटर। तो यह परीक्षण से इस परीक्षण से आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करते हुए शक्तिशाली ब्रह्मोस शस्त्र प्रणाली के लिए स्वदेशी बूस्टर और अन्य स्वदेशी पुर्जों के श्रृंखलाबद्ध उत्पादन का मार्ग प्रशस्त हुआ। 24 नवंबर 2020 को भारतीय थल सेना द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ब्रह्मोस मिसाइल के लैंड अटैक संस्करण का सफल परीक्षण किया गया। फिर ब्रह्मोस के वायुसेना संस्करण का परीक्षण। तो 30 अक्टूबर 2020 को ब्रह्मोस मिसाइल के वायु से प्रक्षेपित किए जाने वाले संस्करण का भारतीय वायु सेना के लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI के सफल परीक्षण किया गया। और इस दौरान सुखोई 30 MKI ने पंजाब स्थित एक एयरबेस से उड़ान भरकर बंगाल की खाड़ी में एक पोत पर ब्रह्मोस मिसाइल को सटीक निशान लगाए। तो इस दौरान मिसाइल दागने से पहले हवा में ही विमान में ईंधन भरा गया। फिर 22 नवंबर 2017 को भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। फिर नेक्स्ट है आपका रुद्रम विकिरण रोधी स्वदेशी मिसाइल। 9 अक्टूबर 2020 को DRDO द्वारा ओडिशा तट के निकट स्थित व्हीलर द्वीप पर नई पीढ़ी की विकिरण रोधी मिसाइल रुद्रम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। और इस मिसाइल का परीक्षण सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से किया गया और DRDO द्वारा डिजाइन एंड विकसित ये पहली स्वदेशी विकिरण रोधी मिसाइल है। तो रुद्रम जो है संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है आपका दुखों का निवारण। फिर लिखा है नई पीढ़ी की विकिरण रोधी मिसाइल रुद्रम हवा से सतह पर मार करने वाली जो है मिसाइल है। फिर लिखा है ये मिसाइल विशेष रूप से भारतीय वायुसेना के लिए क्या है निर्मित की गई है। किसके लिए? भारतीय वायुसेना के लिए। हैदराबाद स्थित DRDL यानी कि रक्षा अनुसंधान विकास प्रयोगशाला ने इस के विकास में मतलब क्या है नोडल एजेंसी के रूप में कार्य किया है। प्रक्षेपण स्थितियों
के आधार पर इसकी जो मारक क्षमता है अलग अलग, यानी अधिकतम कितनी है आपकी 200 किलोमीटर तक हो सकती है। ठीक है, अब लिखा है इस मिसाइल को 500 मीटर से लेकर 15 किलोमीटर तक 49 और 0.6 से लेकर 2 मैक तक की गति से दागा जा सकता है। इस मिसाइल को प्रक्षेपण प्लेटफॉर्म के रूप में सुकोई 30 MKI लड़ाकू विमान के एकीकृत किया गया है, लेकिन इसे अन्य लड़ाकू विमानों से भी प्रक्षेपित किया जा सकता है। फिर लिखा है रुद्रम 2 ड्रोन की सफल परीक्षण। तो 9 अक्टूबर 2020 को डीआरडीओ ने लंबे समय तक क्या है उड़ान भरने में सक्षम स्वदेशी प्रोटोटाइप ड्रोन रुस्तम 2 का जो है सफल उड़ान परीक्षण किया है। ये परीक्षण कर्नाटक के चित्रकूट जिले से किया गया है। परीक्षण के दौरान ये ड्रोन लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई पर 8 घंटे तक उड़ान भरने में सफल रहा और इससे पूर्व फरवरी 2018 में प्रयोक्ता विन्यास में इसका प्रथम परीक्षण संपन्न हुआ था और ये सिंथेटिक अपर्चर रेडार इलेक्ट्रॉनिक्स खुफिया प्रणालियों सहित लगभग 350 किलोमीटर पेलोड के विभिन्न संयोजक को ले जाने में सक्षम है। ज्ञातव्य है कि रुद्रम डीआरडीओ की बेंगलुरु स्थित प्रयोगशाला आपका वैमानिक विकास प्रतिष्ठान द्वारा भारत की तीनों सशस्त्र सेनाओं हेतु विकसित किया जा रहा मानव रहित विमान है। ठीक है, ये एक मध्यम ऊंचाई और लंबे स्थायित्व वाला विमान है। रुद्रम की आधारभूत डिजाइन 1980 के दशक में प्रोफेसर रुस्तम बी दमानिया के नेतृत्व में एक दल द्वारा विकसित बेंगलुरु स्थित नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी के LCRA यानी कि लाइट कैनार्ड रिसर्च एयरक्राफ्ट से संपन्न से व्युत्पन्न है। भारतीय विज्ञान अनुसंधान बेंगलुरु के पूर्व प्रोफेसर रुस्तम दमानिया के नाम पर ही डीआरडीओ ने इस मानव रहित विमान का नाम क्या रखा है, रुस्तम। तो रुस्तम के 3 जो है प्रमुख संस्करण कौन कौन से है, रुस्तम 1, फिर रुस्तम H है, फिर रुस्तम 2 है। तो गाइस यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इसमें लिखा है प्रमुख युद्ध अभ्यास लिखे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि जैसे इसमें लिखा है सिम्बेक्स 2021 नाम है अभ्यास का। फिर लिखा है भागीदार देश कौन सा है, भारत और सिंगापुर है। प्रकार की बात करें तो नौसैन्य अभ्यास है ये। ठीक है, और फिर तिथि भी लिखी है यहाँ पे, और फिर स्थान है दक्षिणी चीन सागर में हुआ है। इसकी विशेषताएं क्या है, कि द्विपक्षीय रक्षा संबंधों की ताकत को और बढ़ाना है। और ये अभ्यास सिम्बेक्स का जो है कौन सा संस्करण है, 28। ठीक है, तो इसी तरह एक है अभ्यास इंद्र 20, तो भारत और रशिया के बीच में सैन्य अभ्यास है। ठीक है, ये उसकी डेट लिखी है वोल्गोग्राड रूस, यहाँ पे हुआ है। ये स्थान है अंतर्राष्ट्रीय आतंकी समूहों और आतंक विरोधी अभ्यास 12वां संस्करण। ठीक है, वैसे आप देख सकते हैं गाइस किसका है, काजिंद 2021 भारत और कजाकिस्तान के बीच में हो रहा है, सैन्य अभ्यास है। और ये स्थान लिखा है रणनीतिक संबंधों को मजबूत करना और सैन्य कूटनीति को बढ़ावा देना। फिर इसमें लिखा है जायद तलवार 2021 भारत और संयुक्त अरब अमीरात है। ये भी नौसैन्य अभ्यास है गाइस आपका, ये अबू धाबी के तट पर हो रहा है। ये डेट लिखी हुई है, दोनों सेनाओं के बीच लक्ष्य साधने, बचाव और राहत अभियान चलाने और आपसी सहयोग पर बल देना, ये है। फिर लिखा है मालाबार 20 प्रथम चरण। ठीक है, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान इन सबके बीच में नौसैन्य अभ्यास है। ये डेट लिखी हुई है गाइस। यहाँ पे लिखा है फिलीपींस सागर में है, ये 25वां संस्करण 1992 में प्रारंभ होता है। फिर लिखा है कोंकण अभ्यास भारत ब्रिटेन के बीच में है, नौसैन्य अभ्यास है, इंग्लिश चैनल में हो रहा है। पेशेवर गतिविधियाँ और पारस्परिकता को बढ़ावा देना। फिर इसमें लिखा है अल मोहेद अल हिंदी 2021 भारत और सऊदी अरब के बीच में है, दोनों सेनाओं के बीच पहला जो है नौसैन्य अभ्यास है गाइस। और ये कहाँ हो रहा है इसका तो लिखा वो नहीं है, नौसैन्य अभ्यास है, डेट यहाँ पे लिखी हुई है। फिर लिखा है कॉर्पोरेट एक्सप्रेस 2021 यानी कि भारत इंडोनेशिया के बीच में नौसैन्य अभ्यास है, हिंद महासागर में हो रहा है, ये डेट लिखी हुई है गाइस। उसके बाद लिखा है वाणिज्यिक शिपिंग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वैध समुद्री गतिविधियों के लिए हिंद महासागर क्षेत्र को सुरक्षित और कुशल बनाना इसका क्या है उद्देश्य है। फिर लिखा है इंडो थाई कॉर्पोरेट है, जो है भारत और थाईलैंड के बीच में है, अंडमान सागर में हो रहा है, नौसैन्य अभ्यास है गाइस। उसके बाद लिखा है उद्देश्य नौसेनाओं के बीच आपसी सहयोग, सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना, और 31वां संस्करण है। फिर है आपका पैसेज अभ्यास INDO इंडो US यानी कि भारत USA के बीच में नौसैन्य अभ्यास है, हिंद महासागर में, उद्देश्य क्या है द्विपक्षीय सहयोग संबंध को मजबूत करना। फिर इसके बाद लिखा है
ऑपरेशन पेंजिया है, इंटरपोल द्वारा भारत सहित 92 देशों के साथ हो रहा है और ये क्या असैन्य अभ्यास है। और यहाँ पे लिखा है नकली अवैध दवाओं की चिकित्सा उत्पादों के बिक्री के खिलाफ। फिर लिखा है ऑपरेशन समुद्री सेतु 2 भारतीय नौसेना। और यहाँ पे लिखा है कोविड-19 राहत अभियान है गाइस, इसमें डेट लिखी है यानी कि यह लिखा है मई 2021 लिखा है। मेडिकल ऑक्सीजन विदेशों से अन्य आवश्यक वस्तुओं का तेजी से परिवहन सुनिश्चित करने के लिए। फिर लिखा है पैसेज अभ्यास इंडो तो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में नौसैन्य है। यहाँ लिखा है दक्षिणी अरब सागर में हो रहा है अंतर संचालनीयता और समुद्री सहयोग बढ़ाना। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़े और हैं, इसको आप एक बार से खुद से देख लीजिएगा। जैसे वर्नर 21 है आपका भारत और फ्रांस के बीच में है। ऑपरेशन जो खंजर है आपका भारत और किर्गिस्तान के बीच में है। फिर ब्रज प्रहार है भारत यूएसए के बीच में। दस्त सेकंड जो है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में है। ऑपरेशन संकल्प भारत और बहरीन के बीच में है। डेजर्ट नाइट 21 भारत फ्रांस के बीच में है। फिर है ऑपरेशन सर्द हवा आपका भारत सीमा सुरक्षा बल और यहाँ पे लिखा है स्लीनेक्स भारत श्रीलंका के बीच में। उसके बाद दोस्तों एक लास्ट ये बचा है यहाँ पे ICGS कनकलता बरुआ तटरक्षक बल में सम्मिलित। लिखा है 30 सितंबर 2021 को त्वरित गश्ती पोत कनकलता बरुआ को कलकत्ता में औपचारिक तौर पर भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। 4 अक्टूबर 2020 को इसे काकीनाडा स्थित तटरक्षक बेड़े में स्थायी तौर पर जो है शामिल कर लिया गया। तो ये भारतीय तटरक्षक बल के लिए निर्मित राजसी फ्लाइट 2 वर्ग के त्वरित गश्ती पोत की श्रृंखला का 5वां अंतिम पोत है। और इस श्रृंखला के अन्य 4 पोत यानी कि ICGS प्रदर्शनी इंदिरा गांधी के नाम पर, ICGS एलिवेटेड कमला देवी और क्या है अमृत कौर, तो इन्हें सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों गार्डन रीच शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया। ICGS कनकलता बरुआ द्वारा क्या लिखा है यहाँ पे GRSE द्वारा निर्मित 105वां पोत है। और इस पोत का नामकरण स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कनकलता बरुआ के नाम पर किया गया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारतीय तिरंगा लहराते हुए एक जुलूस का नेतृत्व करते हुए शहीद हो गए थे। ये जो है लगभग 50 मीटर लंबा और इतने मीटर वजनी और इतने नॉटिकल मील प्रति घंटे की जो है अधिकतम गति प्राप्त करने में सक्षम है। तो गाइस यहाँ पे हमारा ये जो है कंप्लीट हो चुका है आपका वैज्ञानिक परिदृश्य। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस चैनल का नाम है #UPPCS विद चौहान एंड फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। चलिए गाइस यहाँ पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।